सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। पिछली वीडियो में आप लोगों ने व्यक्तित्व देखा था, व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखी थी और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। इसके अलावा समाज शास्त्रियों के अनुसार आपने व्यक्तित्व के प्रकार देखा था और आधुनिक आधार पर भी और भारतीय आधार पर भी व्यक्तित्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, यह भी आप लोगों ने देखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वह कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, वह आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व मापन को दो भागों में बांटा गया है। पहली है प्रक्षेपण विधियां या इनको हम प्रक्षेपी विधियां भी कहते हैं और दूसरा है अप्रक्षेपी या निरप्रक्षेपी विधियां। अब इनको देखिए, प्रक्षेपण विधि में आता है टेट परीक्षण, कैट परीक्षण, आईबीटी परीक्षण, एससीटी परीक्षण और एफडब्ल्यूएटी परीक्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है और इनमें कितने कार्ड्स शामिल किए गए हैं या इन परीक्षणों में क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो अप्रक्षेपी विधियां हैं इनको हम निरप्रक्षेपी विधियां भी कहते हैं और इनके अंतर्गत हम चेतन मन का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रक्षेपी में अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। चेतन मन में देखिए आत्मनिष्ठ विधियां या व्यक्तिनिष्ठ। इसका मतलब है जितनी भी विधियां हैं आत्मनिष्ठ विधियां, अप्रक्षेपी के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ। मतलब आत्म मतलब क्या होता है, मैं। व्यक्तिनिष्ठ यानी कि किसी एक व्यक्ति का, इसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व का मापन करेंगे किसी एक व्यक्ति का। आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास विधि और परिसूचियां, इससे हम केवल एक व्यक्ति के ही व्यक्तित्व का मापन कर पाएंगे एक समय में। तो ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हो गई और ये अप्रक्षेपी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अब इसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें देखिए निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग विधि, निष्पादन परीक्षण या कार्य निष्पादन परीक्षण भी इसको कहते हैं, परिस्थिति परीक्षण, समाज मिति विधि। इसके बाद तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। इसमें मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण, ये दो हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं से पूछता है कि प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं। तो प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपी विधियां वे विधियां होती हैं हम जिनमें किसी न किसी उद्दीपक की सहायता से क्या करते हैं, किसी के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। उद्दीपक का मतलब क्या होता है कि किसी कार्ड की सहायता से, किसी वस्तु की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जबकि जो अप्रक्षेपी विधियां होती है, इस पे कोई प्रक्षेपण या कोई चीज रखी नहीं जाती है। उस व्यक्ति से डायरेक्ट मिलकर के हम क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। इसमें देखिए आत्मकथा विधि हो गई, साक्षात्कार हो गया, उसका खुद का इंटरव्यू, उसके आमने सामने बैठा करके उससे हम प्रश्न पूछते हैं या उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो अप्रक्षेपी विधियां होती है, यानी कि ये किसी पर थोपी नहीं गई होती, किसी पर प्रक्षेप नहीं की गई होती है, इनमें हम उस व्यक्ति से डायरेक्टली मिलकर के उससे बात करते हैं। जबकि जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं या प्रक्षेपण विधियां होती है, इनमें हम किसी चीज की सहायता ले करके किसी के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो प्रक्षेपण विधियों में किसी की सहायता लेते हैं, इसीलिए इसे प्रक्षेपी या क्षेपण विधि या प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। और अप्रक्षेपी में किसी प्रक्षेपण की आवश्यकता नहीं होती है हमें। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम परीक्षण का मतलब समझेंगे। तो प्रमाणीकृत या मानकीकृत क्या होता है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता की जांच की जा चुकी हो, ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं, मापकीकृत या मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। यानी कि जिस परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता की जांच हमने पहले से कर ली है और वह पूरी तरीके से वैध है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण कहेंगे। अब विश्वसनीयता क्या होती है, एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। यानी कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने के बाद भी सेम अंक दे रहा है या सेम वैल्यू उसकी आ रही है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा विश्वसनीय परीक्षण। इसके बाद देखिए वैधता भी होती है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है, यदि वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है
तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। इसके बाद है प्रक्षेप का अर्थ। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम प्रक्षेप शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रायड ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रक्षेप या प्रक्षेपण कहलाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किसी कार्ड की सहायता लेते हैं या किसी वस्तु की सहायता लेकर के हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का मापन करते हैं। प्रक्षेपण विधि के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। तो हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों में सबसे पहले पढ़ रहे हैं टेट परीक्षण। टेट का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको हम कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुरे। एग्जाम में पूछा है कि टेट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन व मुरे। कब इन्होंने किया था प्रयोग? 1935 में। और कार्डों की संख्या, इन्होंने कार्डों की संख्या कितनी यूज की थी? 31 यूज की थी। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित और 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित और 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं और इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर यह प्रयोग किया जाता है इन कार्ड्स की सहायता से। और इससे हमें क्या पता चलता है? उन व्यक्तियों की रुचियों का, इच्छाओं का, आवश्यकताओं का पता चलता है इन कार्ड्स की सहायता से। ठीक है, तो यह हो गया टेट परीक्षण। अब देखिए कैट परीक्षण क्या होता है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन है? कैट परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक हैं। लियोपोल्ड बेलक या लियोपोल्ड बेलक भी कहीं कहीं आपको मिलता है, तो लियोपोल्ड बेलक हैं। और इनके इस विकास में योगदान, इस परीक्षण के विकास में योगदान किसने दिया था? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने दिया था इनका। और यह 1948 में प्रयोग किया गया था। इसमें कार्डों की संख्या 10 थी। तो कैट परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 है। इस प्रयोग या इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो कैट परीक्षण किन प्रशिक्षुओं के लिए उपयोगी है? 3 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है? यह बहुत बहुत उपयोगी है। अब इसके बाद देखिए आईबीटी यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण, इसको हम हरमन रोडसा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? हरमन रोडसा ने किया था। इंक ब्लॉट टेस्ट भी इसको कहते हैं। और इसमें भी देखिए कार्डों की संख्या 10 होती है। इन्होंने परीक्षण कब किया था? 1921 में किया था। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले व सफेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। तो 10 कार्ड होते हैं टोटल। इसमें से जो 5 होते हैं उन 5 कार्डों पर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं और जो 5 कार्ड होते हैं इस पर कई प्रकार के रंगों के धब्बे होते हैं। इस पर केवल ब्लैक होते हैं 5 पर और 5 पर कई रंगों के धब्बे होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है। इससे बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के परीक्षण किए जाते हैं। तो स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? 10 है। 5 कार्ड्स पर ब्लैक कलर के धब्बे, ब्लैक व सफेद कलर के यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे होते हैं और जो 5 कार्ड होते हैं उस पर सभी प्रकार के हरे कलर के धब्बे होते हैं। तो इसके बाद इनको क्या किया जाता है? बच्चों को अलग अलग दोनों को ही 10 इन 10 के 10 कार्ड्स को दिखाया जाता है और इस तरीके से उस आकृति को दिखाकर उसके बारे में बच्चों से प्रश्न भी पूछा जाता है और बच्चे इसका आंसर करते हैं। अब इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले देखिए इसके प्रतिपादक कौन है? पहले हम ये जान लेते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? तो पाइन व टेंडलर। कौन है? पाइन व टेंडलर। इन्होंने प्रयोग कब किया था? 1930 में किया था। और विकास में योगदान किसने दिया था? रोटर्स ने दिया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण के विकास में योगदान रोटर्स ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर है किस तरीके वाक्य पूर्ति का मतलब क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस दिया होता है उसमें कुछ भरना होता है, आपको एक खाली स्थान दिया होता है
तो सेम वाक्य पूर्ति परीक्षण, जैसा कि नाम है इसका वही काम भी है इसका। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे खिलौना देते हैं, मुझे कहानी की किताबें देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी, बच्चा जो भी भरेगा उसी के अनुसार उसकी सोच का हम क्या करेंगे, उसकी सोचने समझने की क्षमता या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। बच्चा खिलौने कहेगा, बच्चे किताबें कहेगा, बच्चा खाने की चीजें कहेगा, चिप्स कहेगा, जो भी उसको समझ में आएगा वो इस खाली स्थान में उन चीजों को भर देगा। तो इससे हम उसके व्यक्तित्व के बारे में काफी हद तक जान पाएंगे। अब देखिए स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें इसके प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है और इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। उन्होंने प्रयोग कब किया था, 1879 में किया था और उनका सहयोग किसने दिया था इस प्रयोग में, विलियम वुंट ने दिया था। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी, ये आप लोगों को मैंने बताया ही है। तो देखिए स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का भी इलाज किया जाता है। किसके अंतर्गत, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के अंतर्गत। अब इसके बाद देखिए अप्रक्षेपी विधियां आ गई, यानी कि चेतन मन का अध्ययन होता है, और आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां जो केवल एक व्यक्ति का एक ही समय पर किया जाता है और इसमें हम व्यक्ति के अनुभव और उसके जीवन जीने के तरीके पर, उसके अनुभवों के आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले है आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसके प्रवर्तक कौन है, तो आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट और इनके शिष्य टिचनर हैं। यह एक प्राचीनतम विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसके कारण इसका वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक है या प्रवर्तक है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर हैं, और यह कोई मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। अब इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है या वर्तमान समय में होता ही नहीं है। अब देखिए व्यक्ति इतिहास विधि या जीवनकृत विधि या केस स्टडी, तो टाइडमैन, इसके प्रवर्तक कौन है, टाइडमैन है। यह निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है, असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के समाधान को जानना निदान कहलाता है जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है, क्योंकि बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। तो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है कि निदान और उपचार क्या होता है। तो व्यक्ति इतिहास विधि या जीवनकृत विधि के माध्यम से हम किसी भी असामान्य बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उसके जीवन के बारे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अतीत में उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं या क्यों बच्चा असामान्य हो गया है। असामान्य बच्चों के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो चोरी करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अहिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है, उनके माता पिता क्या करते हैं, या उनके माता पिता भी इसी तरीके से, उनके घर में भी हिंसा होती है या आपस में मनमुटाव रहता है। तो ये सब चीजें बच्चों की केस स्टडी होती है कि बच्चे का इतिहास कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, आखिर में बच्चा असामान्य कैसे बन गया, क्यों वो चोरी करने लगा, क्यों वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। तो इस तरीके की हम चीजों को पता करते हैं कि आखिर में बच्चा ऐसा हुआ क्यों, कैसे उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला। तो हम जब पता लगाते हैं कि आखिर में कैसे उसके साथ ये घटना हुई या फिर क्यों वह ऐसा हो गया है, तो वह क्या होगा, निदान। जैसे कि अगर बच्चा किस विषय में कमजोर है, आपने सिर्फ इतना पता लगा लिया, हिंदी में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, या अगर मान लीजिए गणित में कमजोर है, तो गणित में कमजोर है ये आपने पता लगा लिया, तो ये निदान कर लिया। अब जब आपको उसके एक एक सवालों को आप उसको सही से करके बता रहे हो, धीरे धीरे वह सीख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका उपचार कर रहे हो। जैसे कि आप ये जान गए कि बच्चा असामान्य क्यों बना, क्यों वह चोरी करने लगा, क्यों वह वह हिंसा करने लगा, दूसरों के प्रति वह उसके अंदर सम्मान की भावना नहीं है, तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम पता लगा लेंगे इसका क्या कारण है, या उसका बैकग्राउंड ही ऐसा है, या उसके माता पिता इस तरीके के हैं, तो जब हमने पता लगा लिया तो क्या कर लिया, निदान। और जब हम उसके धीरे धीरे उस गलती को सुधारने लगते हैं या उसको सही रास्ते पर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, उपचार हो गया। तो व्यक्ति इतिहास विधि या जीवनकृत विधि के अंतर्गत हम यही काम करते हैं। तो इसके प्रवर्तक टाइडमैन है।
अब प्रश्नावली विधि एग्जाम में बहुत बार पूछा दोस्तों, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो वुडवर्थ है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्नावली विधि है ये, प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं। यहाँ पर प्रश्नावली विधि पूछा है, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है या प्रश्नावली विधि किसने दी है व्यक्तित्व मापन में? तो वुडवर्थ ने दी है। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलते हैं। फिर है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड, तो आपको पता ही है। साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। साक्षात्कार में अपने आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता है और ना ही समय पर कोई बंधन होता है। तो साक्षात्कार विधि जो होती है इसमें आमने सामने बैठा करके टीचर बच्चों को उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या केवल टीचर्स की बात ना करें हम, और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से साक्षात्कार लिया जाता है। आपको पता है नौकरियों में भी अब इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस नौकरी के लिए यह व्यक्ति आया है, क्या यह व्यक्ति उस नौकरी के योग्य है या नहीं, क्या उसके अंदर ये क्षमता है कि वह इस पद को अच्छे से संभाल लेगा और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कर लेगा। तो इसीलिए साक्षात्कार किया जाता है कि उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में हम जान पाए। अगर उसके सामने कोई समस्या आ गई तो वह किस तरीके से उसका हल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यही होता है इंटरव्यू मेथड। तो ये तो सबसे आसान था, इसके बारे में पहले भी आप जान रहे थे। तो इंटरव्यू मेथड का जो शुरुआत हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। अब इसके बाद है वस्तुनिष्ठ विधियां या बाह्य व्यवहार का अध्ययन। जो वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वह किसी सिचुएशन में किस तरीके का व्यवहार करता है। तो निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि में हम क्या करते हैं, बाह्य व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं और इसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन है। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि किसी प्रकार की परिस्थिति में यह व्यक्ति किस तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसके सामने कोई समस्या आ गई तो वह उस समस्या को सुलझाता है या उस समस्या में खुद उलझ कर रह जाता है। यही यहाँ पर देखा जाता है ध्यान से। अब इसके बाद है सामाजिक विधि। सामाजिक विधि के प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व मापन की समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जे.एल. मोरेनो। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो समाज मिति विधि है इसमें क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता करना होता है तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति जिनके साथ उठता बैठता है, जिनसे वह रोज मिलता है, हम जा करके उन व्यक्तियों से इस व्यक्ति की जानकारी लें कि यह व्यक्ति वाकई में इसका बोलचाल कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है। तो जो लोग उसके साथ रोज उठ बैठ रहे हैं, जिनसे वह बराबर मिल रहा है, वो लोग उस व्यक्ति के बारे में बेहतर जानते हैं। तो जो सामाजिक विधि है इसके प्रतिपादक जे.एल. मोरेनो हैं और इन्होंने बहुत अच्छी विधि दी है, क्योंकि सामाजिक विधि के माध्यम से तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे आसपास कौन से व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका व्यवहार मित्रवत है, जिनके अंदर सहयोग की भावना है, जो लोगों की मदद हमेशा करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी सामाजिकता, यानी कि सामाजिकता की वजह से उनको सभी लोग पहचानते हैं और उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है समाज में। तो इस तरीके से जो सामाजिक विधि है यह सबसे इजीएस्ट मेथड है किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानने का। अब इसके बाद क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, इसके प्रवर्तक हैं थर्स्टन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन होते हैं पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत या पूर्ण असहमत। आपको प्रश्न मिलते हैं और इन्हीं में से आपको चूज करना होता है। तो इस प्रणाली में क्रम निर्धारण मापनी की सहायता से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। इसके बाद है निष्पादन विधि या कार्यात्मक परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके प्रतिपादक हैं मे व हर्टसॉन। तो निष्पादन विधि या कार्यात्मक परीक्षण विधि, परफॉर्मेंस टेस्ट, तो मे व हर्टसॉन इसके क्या है, प्रतिपादक है। कार्यात्मक व जासूसी भी इसे हम कहते हैं, कार्यात्मक व जासूसी विधि भी हम इसको कहते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत ही परिस्थिति परीक्षण का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो अगर एग्जाम में पूछेगा परिस्थिति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो वह भी कौन है, हर्टसॉन ही है। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को कोई कार्य दिया जाता है जिसके संपादित करने के तरीकों का निरीक्षण करके व्यक्ति के ईमानदारी एवं बेईमानी पक्ष का निर्धारण किया
जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई काम करने आया है, वह बराबर आपके घर में काम कर रहा है और आपने उसकी ईमानदारी को चेक करने के लिए क्या किया, आपने एक जगह मोबाइल रखा और अपने मोबाइल के जस्ट बगल में आपने कुछ पैसे रख दिए। कुछ पैसे रख दिए और आपने उस व्यक्ति से कहा जो आपके घर में काम कर रहा है कि मेरी मोबाइल वहां कोने पर रखी है, जा करके लेकर के आओ। तो अगर वह व्यक्ति ईमानदार होगा, अच्छा होगा, तो खाली और खाली आपकी मोबाइल उठा करके वहां से ले आएगा, उसकी पैसों पर नजर भी नहीं जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति जो बेईमान होगा वो क्या करेगा, सोचेगा इसमें से हम कुछ पैसे उठा लें या पूरे पैसे को उठा लें, कौन सा मालिक देख रहे हैं या जो व्यक्ति जिनके घर में वह काम कर रहा है वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति की ईमानदारी और बेईमानी का पता आसानी से इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसे हम कार्यात्मक विधि, अकारात्मक परीक्षण, निष्पादन विधि या जासूसी विधि भी हम इसको कहते हैं। तो यह इस तरीके से हम किसी के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। तो यह हो गया यहाँ पर आपका निष्पादन विधि या कार्यात्मक परीक्षण विधि। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्यक्तित्व मापन की जितनी भी विधियां आप लोगों ने पढ़ी, ये सब आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप अगर मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस इसी तरीके से मिलेंगी और आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हमारा कराने का उद्देश्य है। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आसानी से आपको सारी चीजें समझ में भी आए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी मेहनत सफल करनी है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोग का भी ये कर्तव्य है कि आप लोग भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे हमारे जितने भी डीएलएड के भाई बहन हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को इसका लाभ मिले। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दीजिए और हर विषय की फ्री पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।